लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एडोलेसेंट लर्नर। ओके, सो एक बार लर्नर्स जो मुझसे जुड़ गए हैं लाइव, बताइए मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है ना? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अजीत, गुड मॉर्निंग बबली, गुड मॉर्निंग रूपा, गुड मॉर्निंग तस्मीन, गुड मॉर्निंग सचिन, किस्कू, गुड मॉर्निंग बबली, गुड मॉर्निंग जुनैद, गुड मॉर्निंग मधु, गुड मॉर्निंग रुचि, गुड मॉर्निंग अंजू, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओके, सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आप सबके लिए है, क्योंकि आराम से हम लोग सोए रहते हैं, अभी सुबह का टाइम है, ठंड का टाइम है, रज़ाई में दुबके रहते हैं सबके सब, है ना? तो उन्हीं के लिए है ये एक्चुअली ये मोटिवेशनल कोट। एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस, आपके पास 2 चॉइस है। कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। ओके, सो आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो अपना सपना देखते देखते आराम से सोते रहिए, या फिर टाइम है उठने का और जो आपकी ड्रीम्स है उसको चेज करने का। आपका ड्रीम है यूजीसी नेट जेआरएफ इस बार क्रैक करना ही है, तो उसकी तरफ पूरी की तरह अपना पूरा ध्यान फोकस्ड हो जाइए और अपने टारगेट की तरफ हमें ध्यान देना है। ओके, सो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द सेशन टुडे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे, वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत सारे लर्नर्स ने आंसर किया कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कई को रिप्लाई भी किया है। सो कीप कमेंटिंग लाइक दिस। मैं हमेशा हर रोज हर क्लास में क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं कि कमेंट सेक्शन में आप उसका छोटा सा आंसर बस टाइप करना है आपको। ओके, तो मुझे क्या लगेगा कि हाँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप सभी को समझ में आ रहा है और आप उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, तो एक टीचर को ना बहुत अच्छा लगता है। ओके, वो एक मोटिवेशन की तरह हो जाता है टीचर के लिए। ओके, सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यस, सो कमिंग टू द क्वेश्चन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, कल हम लोगों ने जीन पियाजे के 4 स्टेज पढ़े थे डेवलपमेंट थ्योरी में, याद है आप लोगों को? पहला स्टेज था, एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है आपके लिए, पहला स्टेज था सेंसरी मोटर। ओके, जो कि छोटा सा बच्चा पैदा होता है और 2 साल तक ही चलता है स्टेज। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है वो 2 साल से लेके 7 साल के बच्चों के बीच में रहता है ये। उसके बाद आता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ओके, और सबसे जो 4th स्टेज है वो है फॉर्मल, जो कि 12 इयर्स से लेके, ऐसा कहते हैं 12 इयर्स ऑनवर्ड्स, पर जनरली 12 से लेके हम 16 इयर्स या 17 इयर्स तक हम ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को लेते हैं। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो पियाजे का व्यू था वो कौन से स्टेज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया से ये मैच करता है? देखिए, प्राइमरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे भी गड़बड़ लगा है कि प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन थोड़ा बहुत सेम ही कर दिया उन्होंने ऑप्शन में। प्राइमरी एजुकेशन होता है जो 1st, 2nd, 3rd क्लास के बच्चे होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में आते हैं। अभी 3rd ऑप्शन देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन। अगर हम एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेकेंडरी सेक्शन जो है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। ओके, सो आंसर तो इसका 3rd ही होगा। अभी 4th देखिए, जिनका 4th में जिनको डाउट है, ये है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब जैसे अभी हम लोग एमएड करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बैचलर्स करते हैं, तो ये एक तरह से ना हायर एजुकेशन जो है वो एडल्टहुड में लोग लेते हैं, जब आप एडल्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये हायर एजुकेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर यहीं पे हायर सेकेंडरी लिखा होता तो बात थी, तो आप ऑप्शन में ले सकते थे ये, और ये दोनों अलग अलग ऑप्शन नहीं होता तब, वो या तो ऐसा लिखते सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता तो आप इस ऑप्शन को लेते। हायर एजुकेशन इसमें नहीं आएगा। आई होप मैं क्लियर हूं। ओके, एनी डाउट इन द होमवर्क क्वेश्चन? अगर नहीं है तो थम्स अप करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ओके, बहुत सारे और लर्नर्स जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग परंधम, गुड मॉर्निंग तस्मीन, रूपा गुड मॉर्निंग अजीत, गुड मॉर्निंग रुचि, गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग प्राची, वेलकम
to this class. Sachin, good morning. Tasmeen, Junaid and कायूम. ओके, किस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है मैम? ये कायूम, ये सब्जेक्ट है पेपर 1, यूजीसी नेट एग्जाम में जो पेपर 1 है उसमें यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, वो मैं आपको ले रही हूँ. ओके, सो नाउ कमिंग टू, अच्छा हाँ, मैं ना ये आपसे डिस्कस करना चाहती थी. ये आप सबको पता है कि एनईपी 2020 में अब नए तरीके से उन लोगों ने सेग्रीगेशन किया है क्लासेस का. तो इसमें ध्यान से देखिएगा, सबसे नीचे वाला जो स्टेज है वो है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है प्रिपरेटरी. अच्छा, इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आता ही है. ओके, थर्ड है मिडिल स्टेज और फोर्थ है सेकेंडरी. फाउंडेशनल स्टेज में जो है ना, ये 5 इयर्स, इनिशियल जो 5 इयर्स होते हैं, 3 इयर्स आंगनवाड़ी का प्लस 2 इयर्स जो है वो है फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड. प्रिपरेटरी स्टेज में 3 to 5 क्लासेस है, 3rd to 5th स्टैंडर्ड. ओके, और मिडिल स्टेज में है 6th to 8th स्टैंडर्ड, और सेकेंडरी स्टेज में है 9th to पूरा 12th ले लिया उन्होंने एक साथ. ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा सेंसरी मोटर है वो तो बर्थ से 2 इयर्स तक का है, तो इसमें तो वो आएगा ही नहीं. उसके बाद देखिएगा जो प्री ऑपरेशनल होता है 2 इयर्स से 7 इयर्स, नोटिस करिएगा ये फाउंडेशनल स्टेज में कवर हो जाता है. ठीक है, तो फाउंडेशनल स्टेज जो है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, ध्यान से देखिएगा. ओके, प्रिपरेटरी स्टेज जो है, जो 3rd to 5th स्टैंडर्ड या एज 8 to 11 है, ये प्रिपरेटरी स्टेज आ जाएगा हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में. ठीक है, ये आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में प्रिपरेटरी स्टेज. हो सकता है इस बार के एग्जाम में वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एनईपी 2020 अब फंक्शन में आने ही वाला है, आ ही चुका है, कई स्कूल्स में तो आ चुका है. तो अब हमको इस तरह से याद रखना है. ठीक है, इसलिए मैं आपको ये कवर करवा रही हूं. प्रिपरेटरी स्टेज, जो फाउंडेशनल स्टेज आ गया हमारा प्री ऑपरेशनल में. ठीक है, ये कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी. प्रिपरेटरी स्टेज आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, और सेकेंडरी स्टेज और मिडिल स्टेज तीनों. एक मिनट में थोड़ा सा ना इसको रब कर देती हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बहुत ज्यादा किचिर पिचिर हो रही है एक ही जगह पे. हाँ, सो यस, सो जो सेकेंडरी स्टेज और मिडिल स्टेज है वो आ जाएगा हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 4th स्टेज है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. एवरीवन, एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट नहीं होगा. और इसी तरह से पढ़ना आप लोग. अब सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, अब ये टाइम गया, ये पुराने पेपर में आता था, अभी नए पेपर में फाउंडेशनल स्टेज आ गया. प्री ऑपरेशनल फाउंडेशनल स्टेज होता है 3 इयर्स आंगनवाड़ी वाला, और 2 इयर्स जो है वो 6 to 8, मतलब आप समझो कि 3 to 8 इयर्स फाउंडेशनल स्टेज में आ गया. ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा जो फाउंडेशनल स्टेज था वो प्री ऑपरेशनल होगा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे. प्रिपरेटरी जो है वो कॉन्क्रीट होगा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, और फॉर्मल ऑपरेशनल में मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज आ जाएगा. ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आवर टॉपिक, दैट इज एडोलेसेंट लर्नर. सो आज हम पढ़ेंगे कि एडोलेसेंट लर्नर क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. और प्लीज लर्नर्स, आज की क्लास जो है ना, आप सभी लोग अपने टीन एज में पहुंच जाना. ठीक है, हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे आप कोशिश करना अपने टीनेज, जब आप टीनेज से उससे रिलेट करने की. ओके, सो आज की क्लास थोड़ी डिस्कशन जैसी होगी. सो प्लीज लर्नर्स, चैट में आप एक्टिव हो जाना. ठीक है, तभी मजा आएगा क्लास में, नहीं तो ना नींद आ जाएगी सुबह सुबह. ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चंस की तरह है जो आपको इसके आंसर भी लेंगे बाय द एंड ऑफ द क्लास. व्हाट इज एडोलेसेंस हम समझेंगे. देन व्हाई एडोलेसेंट लर्नर्स बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. एडोलेसेंट लर्नर एक पर्टिकुलर वे में क्यों बिहेव करते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा सबके दिमाग में रहता है ना. जो टीचर्स सेकेंडरी सेक्शन को पढ़ाते हैं उनके दिमाग में रहेगा. पेरेंट्स जो डील करते हैं अपने टीनेज बच्चों को, उनके दिमाग में होता है ये क्वेश्चन कि व्हाई एडोलेसेंट लर्नर बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे. उसके बाद होता है हाउ एडोलेसेंट लर्नर कैन बी टैकल्ड, मतलब इनके साथ कैसे डील किया जाए. अगर, क्योंकि टीचर जो है वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर टाइम के लिए इंटरेक्ट करता है एडोलेसेंट लर्नर से,
उसको अगर डील करना नहीं आएगा, क्योंकि क्लास में घुसते ही सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको उनकी प्रॉब्लम्स भी सुननी पड़ती है, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ भी डील करना पड़ता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब तक आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझोगे, वो क्या सोचते हैं, उन्हें कैसे डील करना है, तब तक आप पढ़ा भी नहीं पाओगे, है ना। और इवन लेसन प्लान बनाना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, ये सब डिपेंड करता है जब तक आप अपने लर्नर, आपका जो ऑडियंस है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझोगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले समझते हैं दैट व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या है, बहुत छोटा सा मैंने एक रखा है, आपको पता होना चाहिए लर्निंग क्या चीज है। ओके, सो लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लर्निंग, इसका मतलब है कि बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आ गया है, तभी हम बोलेंगे लर्निंग हो गई है। ओके, सेकेंड है दिस चेंज टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस के साथ साथ ही ये चेंज आएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा उसे क्लासरूम में, प्रैक्टिस करेगा वो, वैसे वैसे वो लर्निंग सीख रहा है। ओके, सो ये चेंजेस हो रहे हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर चेंजेस फिजिकली हो रहे हैं, मतलब ग्रोथ हो रहा है उसका, वो मैच्योर हो गया, तो उसको हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हो सकता है पीवाई, मतलब ये अपने आने वाले क्वेश्चन में ये लोग जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देते हैं ना, उसी में आपको घुमाएंगे। यहां पे लिख देंगे यहाँ पे कि चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड इंक्वायरी कैन बी कंसिडर्ड एज लर्निंग। हो गया, बच्चे घूम गए, बच्चों को लगेगा हाँ ठीक है, ग्रोथ में चेंज हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, तो ये भी तो लर्निंग है। नो डियर, इट इज नॉट लर्निंग। ओके, चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड इंक्वायरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लर्निंग। Now coming to the third one, the occurred change, जो भी चेंज हो रहा है, that must be relatively permanent। मतलब ऐसा नहीं टेम्पोररी चेंज हो रहा है, उसको लर्निंग नहीं बोलेंगे। लर्निंग मतलब हुआ जो भी बच्चा सीख रहा है या जो भी नॉलेज गेन कर रहा है, वो परमानेंटली उसके पास रहे और उसका वो यूज कर सके। सो जो भी अगर बिहेवियर भी चेंज है उसका, तो ऑब्वियस है वो परमानेंट होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। हिंदी में भी आप लोगों के लिए है, जो हिंदी के लर्नर्स है वो भी इस साइड को पढ़ सकते हैं। ओके, सो आप समझ गए होंगे लर्निंग क्या है। मैं एक क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी जिसमें उन्होंने पूछा है कि लर्निंग क्या है, और आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। सो बी रेडी। ओके, चलिए अब लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप टीचिंग करने जाते हैं, जब तक आप अपने ऑडियंस या अपने लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं समझेंगे, तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी आपकी टीचिंग। तो यहीं पे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना इसलिए भी जरूरी है, दूसरा कारण ये भी है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर। जो हमारा इंस्ट्रक्शन डिजाइन करता है, टीचर ही अपना इंस्ट्रक्शन डिजाइन करती है कि कैसे पढ़ाएगी क्लास में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है, या फिर जो करिकुलम भी बनते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बनता है, वो क्या है, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले समझा जाता है। देखिए, हम जिस टाइम पे टीनेजर थे और जो आज के टीनेजर है, उसमें बहुत गैप है। सोशल मीडिया के आने के कारण जो आज के टीनेजर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, और बहुत ज्यादा दिमाग चलता है उनका, बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, बहुत जल्दी शॉर्टकट लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते जा रहे हैं, इसलिए करिकुलम में भी आप चेंजेस देखोगे। ओके, जो चीजें हम सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, अब तो वो बच्चों को रहती भी नहीं है। इवन मैं बोलूं, जो हम लोग 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, वो आज बच्चे सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो करिकुलम बनाया जा रहा है वो लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के बनाया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आना मतलब आप एडोलेसेंट को पढ़ोगे, एडोलेसेंस कैसा है, एडोलेसेंट लर्नर किस टाइप का बिहेव करता है। सो दीज आर द थिंग्स। सो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर। ओके, सेकेंड है ऑब्वियसली, अगर एफिशिएंट और मोटिवेटिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल चाहते हैं या डेवलप हो, तो उसके लिए आपको लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत जरूरी है। अब लर्नर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो 4 तरह के हो सकते हैं। पहला है पर्सनल, एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल एंड कॉग्निटिव। कॉग्निटिव को कई बार इंटेलेक्चुअल जैसा भी बोल देते हैं। पर्सनल में आता है एज है उसकी, या किस जेंडर का है वो, है ना,
ये पर्सनल में आ गया। एकेडमिक में आ गया आपका कैसी आपकी पढ़ाई, मतलब किस तरह का पढ़ने में है वो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी उसमें। सोशल इमोशनल में आ जाएगा कैसा इमोशनली वल्नरेबल तो नहीं है वो बच्चा, ओके। सोशली कैसा है, सोशल मिंगल होता है कि नहीं सबसे, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। और कॉग्निटिव, उसकी थिंकिंग स्किल्स कैसी है, वो किस टाइप का थिंकिंग कर पाता है, इंटेलिजेंस कैसा है उसका, उसको म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, लॉजिकल इंटेलिजेंस है उसके अंदर, वो चीज़ों को एक्टिविटी करके समझता है या फिर सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा दिया जाए, लेक्चर दे दिया जाए तो समझ जाता है। ये सारी जो है ना कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी। ओके, सो लेट्स डिस्कस एवरीवन। ओके, बहुत सारे लर्नर्स और जुड़ गए हैं। मैं एक बार थोड़ा सा कमेंट सेक्शन देख लूं। ओके, यस मैम प्लीज रिपीट कर दो, लेट हो गई। अनु डोंट वरी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना पीछे से, तो यूट्यूब का तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है सारा, है ना। ओके, परमानेंट चेंज मैम ऐप पर पीडीएफ नहीं मिलती है। ओके सौम्या, एक काम करिए, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको नंबर मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें आप जरूर फोन करके एक बार पूछ लीजिए कि ऐप में क्यों नहीं पीडीएफ मिल रहा है। ओके, जुनैद आप पूछ रहे हैं मैम इज लर्निंग ऑलवेज इन पॉजिटिव डायरेक्शन? नो, लर्निंग हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होती है, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में भी हो जाती है। लेकिन अगर ये डिपेंड करता है टीचिंग पे भी, अगर टीचिंग नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो लर्निंग भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ओके जुनैद, ओके ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये हिंदी में है ट्रांसलेशन। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एडोलेसेंस क्या है। एडोलेसेंस जो है ना वो एक बहुत कॉमन डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमेशा पढ़ा होगा, क्योंकि इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, तो आप याद ही कर लेना। इवन मास्टर्स अगर आप कर रहे होंगे और एडोलेसेंस होगा आपको, तो ये एक बोलते हैं ना टैग लाइन जैसा रहता है कि व्हाट इज एडोलेसेंस, सो इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इसलिए बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि वो छोटा है या फिर बड़ा हो गया। ओके, बिटवीन द एजेस ऑफ 9 and 18 boys and girls start out as children mentally and physically and end the phase as adults. Okay, उनका स्टार्टिंग होता है जब वो चाइल्डहुड को खत्म करते हैं, और जो उनका एंड होता है एडोलेसेंस का पीरियड, वो एज एन एडल्ट हो जाता है। वेरी ऑफन दिस फेज इज एसोसिएटेड विथ टर्बुलेंस, आर्ग्यूमेंट्स, रिबेलिंग नेचर एंड डिप्रेशन। ये हम सब लोगों ने देखा है, महसूस भी किया, और हो सकता है कई तो इस दौर से गुजरे भी होंगे। बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं मम्मी पापा के बीच में। कोई अगर लड़की है तो उसका आर्ग्यूमेंट जनरली अपनी मम्मी से ही होगा, ये जनरली देखा गया है। मैं एक वो नहीं कर रही हूँ, जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मम्मी का जनरली होता है, सॉरी बेटी का मम्मी से हो जाएगा, बेटे का पापा से हो जाएगा, है ना। वो टीनेज में होता ही ऐसा ही है। आप छोटी छोटी बात का बुरा मान जाओगे, आपको डिप्रेशन होगा, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। क्यों फ्रस्ट्रेशन होगा? क्योंकि एक तो हार्मोनल ग्रोथ हो रहा है अंदर, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, एक बॉडीली चेंजेस होते हैं बच्चे में, और साथ ही साथ उसको एकेडमिक प्रेशर भी रहता है। सबके ना एक्सपेक्टेशन भी रहते हैं कि मेरा बच्चा तो 10th के बोर्ड में टॉप करेगा, 12th के बोर्ड में तो टॉप ही करना है इसको, है ना। तो ये सारे प्रेशर उसके साथ रहते हैं। इसी कारण कई बार फ्रस्ट्रेट होते हैं बच्चे, बर्स्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम एंग्री हो जाते हैं, बिल्कुल टैंट्रम थ्रो करते हैं। सो ये सारे अभी हम पढ़ेंगे भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो दिस इज द फेज। लेकिन ये इसमें लिखा भी है, बट इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। अगर उनको अच्छे से समझा जाए, इफ अंडरस्टूड वेल, अगर माँ बाप अपने टीनेज बच्चों को अच्छे से समझे, टीचर्स अच्छे से समझे एडोलेसेंट लर्नर को, तो ये फेज बहुत आराम से भी निकल जाता है, और कईयों का निकला भी होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। सो दिस इज द थिंग। अब एक है ना, ये नया फैक्ट की तरह मैंने आपको दिया है, मुझे ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। इसे कहते हैं डिलेड एडोलेसेंस। ये वर्ड आपने हो सकता है कहीं सुना नहीं होगा, बट ये है। डिलेड एडोलेसेंस क्या है? जब हम सोचते हैं कि एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है, 18-19 तक आके खत्म हो जाता है, 20 से एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों में 21 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक ये एडोलेसेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो दिखते हैं। ओके, सो उसी को हम डिलेड एडोलेसेंस भी बोलते हैं। ओके, सो ये एक नया फैक्ट की तरह मैं आपके लिए लेके आई हूँ,
याद रखिएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द फिजिकल डेवलपमेंट। चलिए फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस मंजू, अनु, ओके। चलिए अनु और मंजू को बहुत हंसी आ रही है, नहीं? ओके, चलिए फिजिकल डेवलपमेंट पे जाते हैं हम लोग। रेस्टलेसनेस एंड फटीग ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। मैंने वैसे ही बोला कि रेस्टलेसनेस मतलब होता है कि बहुत बेचैनी होती है, उन्हें बहुत थकावट भी होती है इवन। अच्छा, आप नोटिस करना कि जो एडोलेसेंट एज के बच्चे होते हैं ना, उनमें दो चीज पाई जाती है। या तो वो बिल्कुल नहीं सोते हैं, उन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होने लग जाता है, या तो वो सोते ही रहते हैं, पूरे 12-12 घंटे सोएंगे। ये बहुत नॉर्मल है, हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। अ नीड फॉर फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एनर्जी। क्या होता है उनके में, जो ये एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रोन का जो हार्मोन है ना, ये रिलीज होता है बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या होता है, कई लोगों में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तो उनको है ना कई बार फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर देना चाहिए टीचर को, ओके, या फिर पेरेंट्स को भी। कोई क्रिकेट के लिए भेज दो आप, लड़के को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है फुटबॉल में, क्रिकेट में, तो उन्हें जाने देना चाहिए दैट यू डू फिजिकल एक्टिविटी। गर्ल्स है, उनको बैडमिंटन पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है, या टेनिस पसंद है, या इवन क्रिकेट पसंद है, तो गर्ल्स को भी भेजना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, ओके, क्योंकि एक नीड है ये। उसके बाद आता है डेवलपिंग सेक्सुअल अवेयरनेस। बहुत नॉर्मल है, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि 6th स्टैंडर्ड से ही या 5th स्टैंडर्ड से ही क्या होता है, बच्चे समझने लग जाते हैं। आजकल बॉयज भी समझते हैं दैट क्या पीरियड्स होते हैं, क्या लड़कियों में क्या चेंजेस होते हैं, ये सब बॉयज अच्छे से समझते हैं। गर्ल्स भी सारी जो डेवलपमेंट होती है, फिजिकल ग्रोथ, उन सब के बारे में उनको एक तो ना उनको चाहत भी होती है जानने की। सो डोंट फील ऑकवर्ड। हमें ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहिए कि बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैम ये क्या है, ये क्यों है। एक्चुअली में उनको हेल्प करना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि वो बोलते हैं ना गलत रास्ते में ना जाए। ओके, सो डेवलपिंग सेक्सुअल अवेयरनेस एंड ऑफन दे टच एंड बम्प ईच अदर। आपने नोटिस किया होगा, टच करना बहुत चालू कर देते हैं एक दूसरे को। ये बहुत नॉर्मल है, ओके, बहुत नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा सा लिमिट बता दो कि दिस इज द लिमिट, बट येस दिस इज नॉर्मल, टचिंग एंड बम्पिंग इनटू अदर्स। ओके, सो ये हिंदी में है, देख लीजिएगा आप लोग। फिजिकल वल्नरेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर हेल्थ एंड डाइटरी हैबिट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समय आजकल। क्या होता है, इसको बोलते हैं ना फैट शेमिंग। अगर लड़की मोटी होने लग जाती है, लड़का मोटा होने लग जाता है, तो हम क्या उनके जो दोस्त होते हैं बोलते देखो मोटा आ गया है, वो फैट शेमिंग होता है। तो क्या होता है, बच्चे डाइटिंग करने लग जाते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा जंक फूड खाने लग जाते हैं। होता क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर आ जाता है ना। सो ये क्या रिस्की बिहेवियर में भी इंगेज हो जाते हैं। जैसे कई लोगों में देखा गया है कि खाने के बाद वो उल्टी करने की कोशिश करते हैं। जब ये करते जाते हैं तो क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर आ जाता है। लड़कियां एकदम पतली दुबली हो जाएंगी, उनके ऐसे ग्रोथ रुकने लग जाएगा, बाल झड़ने लग जाते हैं, चेहरा एकदम डाउन हो जाएगा। व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर ईटिंग डिसऑर्डर। और ये होता क्यों है? क्योंकि पीयर प्रेशर होता है, फैट शेमिंग होगा, आप जो साथ में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उसके कारण होता है। ओके, सो नाउ बॉडीली चेंजेस दैट मे कॉज ऑकवर्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। ओके, जो बॉडीली चेंजेस होते हैं खासकर गर्ल्स में, उसके कारण क्या होगा कि वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है, उनका मूवमेंट चेंज हो जाएगा। आप नोटिस करना, छुपा छुपा के चलना और बहुत सारी चीजें आप उनमें नोटिस करोगे। सो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एडोलेसेंट लर्नर की। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इन सबको। नाउ कमिंग टू मैम प्लीज हिंदी में, दीपक हिंदी में मैंने स्लाइड में डाला है और मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूं। सो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत हो रही हो। अगर कोई वर्ड में आपको दिक्कत हो रही है तो यू कैन आस्क इन द चैट। ओके दीपक, ओके। नाउ कमिंग टू द इंटेलेक्चुअल या फिर एकेडमिक डेवलपमेंट। ये हम सभी जानते हैं कि इस एज में हम सब पढ़ भी चुके हैं, वो मूव कर जाता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। अब जो चीजें जो कॉन्क्रीटली मतलब जो सामने दिख रही थी, अब उसके अलावा वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी करने लग जाता है, जो सोचना मतलब एक काल्पनिक समस्या, जो काल्पनिक समस्या बोलते हैं ना, उसके बारे में भी वो अब सोचने लग जाता है।
ओके, इस एज में। हाई अचीवमेंट व्हेन चैलेंज्ड एंड एंगेज्ड, हाई अचीवमेंट होगा उनका अगर आपने चैलेंज किया एडोलेसेंस को, उनको अच्छे से आपने मोटिवेट कर दिया, तो आप उनका हाई अचीवमेंट गुड रिजल्ट्स भी देखोगे। ओके, प्रीफर्स एक्टिव ओवर पैसिव लर्निंग एक्सपीरियंस, कितना इंपॉर्टेंट है ना ये। देखिए टीचर को ना, जैसे टीचर प्राइमरी, अगर आप प्राइमरी टीचर्स को देखोगे ना तो वो क्या करते हैं, रटाते रहते हैं बच्चों को, क्लास में लेक्चर देते रहेंगे, समझाते रहेंगे। पर अगर वहीं आप टीनेज बच्चों को पढ़ा रहे हो, मतलब 9th ऑनवर्ड्स, 8th to 8th ऑनवर्ड्स पढ़ा रहे हो बच्चों को, आप अगर लेक्चर दोगे ना तो दे विल रेसिप्रोकेट, वो देखना क्लास में हल्ला करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं। इसलिए लिखा है प्रीफर्स एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, उनको एक्टिविटीज करवाओ, उनको आप फिजिक्स के लैब में ले जाओ, केमिस्ट्री के लैब में ले जाओ, इवन मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो लैब में ले जाओ और वहां समझाओ उनको, कुछ एक्टिविटीज कराओ। इवन आजकल अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन लवर हो गए हैं आज के एडोलेसेंस, तो कई बार है ना वीडियो गेम्स के थ्रू भी आप पढ़ा सकते हो। सो ये क्या है, एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। अब उनको पैसिव सोया हुआ लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते हैं ना निष्क्रिय सीखने का अनुभव पर सक्रिय पसंद करता है एडोलेसेंस हमारा। ओके, सो नाउ कमिंग टू इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विथ पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज, मतलब उनको अपने पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है एक्टिविटी के दौरान। तो इसके लिए आप क्या करो, ग्रुप वर्क दे दो बच्चों को, भैया ग्रुप में काम करो सब, प्रोजेक्ट वर्क ऐसा दे दो जो ग्रुप में हो, है ना, या फिर आप बाहर ले जाओ उनको ताकि उनको एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस बोलते हैं हम लोग इसको। उसमें क्या होगा, बच्चा ग्रुप में रहेगा, इंटरेक्ट करेगा, समझेगा। ओके, एंड एबिलिटी टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव, अच्छा हाँ, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन भी चालू हो जाता है इस टाइम पे, वो डीप थिंकिंग करने लग जाता है, किसी बात को, कोई क्लास में कुछ क्लास चल रही है तो उसके बारे में अब वो सोचने लग जाएगा। अच्छा कई बार ऐसा होता है, देखो मेरे रिलेटिव में भी एक केस है, मैं ऐसे डिस्कस कर रही हूँ आपसे, थोड़ा सा बोरिंग अगर हो रहा हो सेशन तो क्या हुआ, मेरे रिलेटिव में है, उनका बेटा है, वो क्या बहुत शांत शांत रहने लगा था, मतलब 8th स्टैंडर्ड तक बहुत ज्यादा, मतलब बोलते ना एक्टिव था, बहुत ज्यादा एकदम बात करना, सबसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना करता था। लेकिन जैसे ही 9th स्टैंडर्ड और उसके आगे 9th 10th में आया ना, तो एकदम शांत रहने लग गया वो। अब उनकी मम्मी को क्या टेंशन होने लग गई कि कुछ हो तो नहीं रहा उसके साथ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्या डिस्कस भी किया फैमिली में। एक्चुअली में क्या था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, वो क्या करता था, अब वो ना सोचना ज्यादा लग गया था, कहते हैं ना सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब वो चीजों को बताने से ज्यादा अपने अंदर थिंकिंग करने लग गया था, डीप थिंकिंग। तो जब उसको है ना पूछा बहुत ध्यान से उसके पापा ने कि भाई क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है तेरे साथ, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही पर्सनल लेवल पे, या उस क्लास में कोई फ्रेंड्स तुझे परेशान तो नहीं कर रहे, बुलिंग तो नहीं हो रही। तो उसने बोला पापा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बहुत नॉर्मल हूँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो उसने बोला वो शांत क्यों रहते हो बेटा। अरे तो प्रॉब्लम ये है कि पापा मैं सोचता रहता हूँ, जो चीजें चल रही हैं, बहुत चीजें दिमाग में चल रही होती है एक टीनेज के बच्चों में, तो ये कारण था। ये मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कई बार हम लोग गलत भी समझ जाते हैं। होता क्या है कि बच्चे ना सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इस टाइम पे होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो ये हमें ध्यान रखना है। डिमांड द रेलेवेंस इन लर्निंग, अच्छा अब जो भी आप पढ़ा रहे हो उनको वो रेलेवेंट बोलेंगे कि इसका क्या लिंक है, सबसे पहले पूछेंगे कि मैम आप जो ये पढ़ा रहे हैं उसका क्या लिंक है ना, डेली लाइफ एग्जांपल्स बताओ। आप ऐसे नहीं पढ़ाना है कोई कंसेप्ट, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो बोल भी देंगे आपके मुंह पे कि मैम समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो इससे अच्छा है कि जो भी पढ़ाए आप उसे डेली लाइफ एग्जाम्पल से जोड़िए, उसका क्या यूज है फ्यूचर में ये उसे बताइए, तभी अच्छे से समझेगा बच्चा। ओके, सो ये डिमांड करते हैं वो रेलेवेंस। ओके, सीखने और जो पढ़ाया जा रहा है उसमें प्रासंगिकता की मांग करें। ओके, या प्लीज लर्नर से ना आपस में प्लीज बात मत करिए, है ना, आप प्लीज सेशन में ध्यान दीजिए। ओके, नाउ कमिंग टू द सोशल डेवलपमेंट, सर्च फॉर सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ आइडेंटिटी। ओके, जो सेल्फ कंसेप्ट है अपने बारे में सोचना, मतलब मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये सब भी वो अब ढूंढने लग जाते हैं। ओके, डिमांड फॉर मोर इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजंस,
अब डिसीजन लेने के लिए उनको ये नहीं चाहते कि पापा मम्मी बीच में उनको दखलंदाजी करें या पापा मम्मी से पूछ के सब काम करना अब उनको थोड़ा कम पसंद आता है, इंडिपेंडेंस चाहते हैं उसमें। ओके, देन दे थिंक मोर अबाउट राइट वैल्यूज एंड रॉन्ग वैल्यूज। वो ये अब ये भी सोचने लग गए हैं वो कि भैया जो मैं सीख रहा हूं या जो कर रहा हूं उनके वो सही है या फिर गलत है, ये सब चीजें अब वो इस टाइम पे समझने लग जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरो वर्शिपिंग। अच्छा, एक काम करिए, चैट सेक्शन में आप सभी लोग बताइए कि आप सभी लोगों को, आपका सब लोगों का ना फेवरेट हीरो या हीरोइन कौन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा है ना, मैं देख रही हूँ कि थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है, डल जैसा हो रहा है, तो एक बार चैट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप सबका फेवरेट हीरो या एक्टर या एक्ट्रेस कौन है। ओके, कम ऑन जल्दी। एवरीवन, अनु का कोई भी नहीं है? नो मैम। ओके, तो किसी का फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, तो अपने टीनेज के टाइम पे तो रहा होगा। जैसे मैं बताती हूँ मैं अपना, कि जब मैं टीनेज थी तो मुझे ऋतिक रोशन बहुत पसंद था। ओके, सो मूवी आई थी उस टाइम पे, कहो ना प्यार है, एंड मुझे बहुत बोलते ना क्रश था। अच्छा, किसकू को आमिर खान पसंद है, रुचि को परिणीति पसंद है, ओके, हुजैफा को साजल अली, ओके, पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, वो पसंद है ना। तो प्रिया पांडे को अदिति मैम पसंद है। वेरी गुड वेरी गुड, जरूरी नहीं है एक्टर हो। यस, तो अब क्या होता है ना, इस टाइम पे हम ये एडोलेसेंस में ना क्या होता है, हीरो वर्शिपिंग चालू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उनके आइडल होते हैं ना, उनको वो फॉलो करने लग जाते हैं। वर्शिपिंग मतलब उनकी पूजा जैसा करने लग जाएंगे। जैसे ना, अगर एक्टर एक्ट्रेस पसंद है, पोस्टर्स लगा लेंगे अपने दीवारों पे, उसकी तरह नकल मारने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, हीरो वर्शिपिंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। पीयर प्रेशर तो इंक्रीज होता है, हम सब जानते हैं। दोस्त क्या बोल रहे हैं, दोस्तों का सुन के काम करना, इवन वो गलत दोस्तों की संगति में भी आ जाते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। अच्छा हाँ, रोमांटिक रिलेशनशिप्स आर यूजुअली शॉर्ट लिव्ड, ओके, रादर देन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। बहुत ज्यादा ये ना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो स्कूल में या फिर अपनी फैमिली में डिस्कस तक नहीं करते हैं लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। एक्चुअली में क्या होता है, वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, और जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स बनते हैं वो ये सोचते हैं कि ये प्यार है, बट दैट इज नॉट लव, इट इज एक्चुअली इन्फैचुएशन, है ना। उसको इन्फैचुएशन बोलते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ये लव है, और दे जनरली मिंगल विद ईच अदर एंड जनरली गो टू द रॉन्ग पाथ। ओके, सो हमको है ना एडोलेसेंट लर्नर को ये समझाना बहुत जरूरी है दैट दीज आर नॉट योर लव। जो आप कर रहे हो वो प्यार नहीं है, दीज आर जस्ट अ फ्लिंग। ओके, बहुत अच्छे से समझाना जरूरी है। बहुत ज्यादा डेलिकेट टॉपिक होता है। अगर आपके भाई बहन इस एज में है, या फिर आपके कोई रिलेटिव है, या फिर आप टीचर है और आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स है, उनको बहुत ज्यादा डेलिकेटली टैकल करना है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, बहुत ज्यादा हो रहा है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं वो पर्सनल क्रिटिसिज्म को लेके। ओके, एज इंटरपर्सनल स्किल्स आर डेवलप्ड, फ्लक्चुएट्स between demand for independence and a desire for guidance and direction। कितना इंपॉर्टेंट है ये। होता क्या है, ये जो है ना ट्रांजिशन पीरियड होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का। अब इसमें क्या होता है, बच्चा फ्लक्चुएट करता है। एक तरफ वो चाहता है कि मुझे इंडिपेंडेंस मिले हर चीज में, जो भी वो बोले, जो फैसला करे, या जो भी उसका मन हो उसमें इंडिपेंडेंसी हो। साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि उसको गाइडेंस और डायरेक्शन भी मिले, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में उसका एक मेंटल, बोलते हैं ना, स्ट्रगल चल रहा होता है। सो ये हमको समझना है एज अ पेरेंट और एज अ टीचर। ओवर रिएक्टिंग टू रिडिक्यूल, एम्बैरेसमेंट एंड रिजेक्शन, ये बहुत एक कॉमन टर्म है उनके डिक्शनरी में। ओवर रिएक्टिंग, हर चीज में वो ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी एम्बैरेस हो जाएंगे, उनको रिजेक्शन जो है ना बर्दाश्त नहीं होता। सो ये सब चीजें हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मूड स्विंग्स।
मूड स्विंग्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत इंटेंसिटी में भी होते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्म भी कर लेते हैं अपने आप को, और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पता ही नहीं चलेगा कब भैया किस बात पे गुस्सा हो गए, है ना। एडोलेसेंट फेस प्रॉब्लम्स ऑफ मोरालिटी, उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या सही क्या गलत उन्हें समझ में ही नहीं आता है। एंड बीइंग मच एम्बिशियस, कई तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होते हैं। दे फेवर फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक लाइफ। ओके, सो और ये लास्ट है कॉन्साइंस फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एज ए कीवर्ड आप याद रखना। इस स्टेज में कॉन्साइंस फॉर्मेशन होता है। कॉन्साइंस फॉर्मेशन क्या है? विवेक, आपके अंदर विवेक जागृत होता है। मतलब अब इस एज में ये भी समझने लग जाते हैं वो कभी कि क्या सही और क्या गलत। ओके, इसलिए तो उनको प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कि मैं सही रास्ते पे जाऊं या गलत रास्ते में, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि अगर मैं क्लास बंक करके मूवी देखने जा रहा हूं तो वो गलत है, आप पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, तो वो क्या गलत है। तो ये क्या हुआ? कॉन्शियस फॉर्मेशन। अब उसके अंदर ये आ गया है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स ऑल अबाउट एडोलेसेंस लर्नर। कल की क्लास में हम एडल्ट लर्नर के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और PYQs जून 2022 के ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, सो लर्नर्स कल की क्लास में जरूर जुड़ना ताकि हम क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा सॉल्व करें। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन टाइम। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। ये मैं बार बार वही कह रही हूं कि जून 2020 मतलब जो अभी एग्जाम हुआ है उसी के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मैंने अभी लर्निंग पढ़ाया है, ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है रिमेंबरिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूसिंग इट इन एग्जामिनेशन। बी, सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन of the old and new experiences. C, carrying out activities which leave permanent effect on the learner. D, learning means acquisition. Acquisition मतलब अंदर आना, मतलब आप किसी चीज को अंदर ले रहे हैं, मतलब अधिग्रहण करना। Retention and modification of experience. E है preparing only for scoring good marks. चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए एवरीवन बी फास्ट। जुनैद का आंसर आ गया है 1 का बी, हुजैफा बी, और रमा प्लीज कंसंट्रेट करिए, प्रिया कंसंट्रेट करिए, अनु, मंजू वेरी गुड, ग्लॉसी न्यूज, प्रिया का भी आ गया, रुचि, रेणुका वेरी गुड बी, मोहसिन ए। ओके ओके ओके, चलिए अभी हम ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला है रिमेंबरिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूसिंग इट इन एग्जामिनेशन। अरे भाई, याद करके एग्जाम में बस लिख देना ये लर्निंग नहीं होती है, दिस इज नॉट लर्निंग। एक्चुअली जनरली आजकल हम लोग यही करते हैं, रटते हैं और एग्जाम में लिख देते हैं, इसको लर्निंग नहीं बोलते हैं। ओके, बी है सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। मतलब ये हुआ कि जो आपके पुराने एक्सपीरियंस थे और अब जो लर्निंग के बाद न्यू एक्सपीरियंस हुए हैं, आप उन दोनों को सिंथेसाइज कर चुके हो, मतलब मिला चुके हो। ओके, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज भी कर लिया आपने। सो ये है लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, मतलब बी तो ऑप्शन सही है। सी पे आते हैं, कैरिंग आउट एक्टिविटीज विच लीव परमानेंट इफेक्ट। मैंने कहा था ना, लर्निंग में आपकी जो चेंजेस है वो परमानेंट होने चाहिए, रिलेटिवली परमानेंट होने चाहिए। तो ये तो कीवर्ड से ही आप समझ गए कि सी ऑप्शन तो होगा ही होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द डी, लर्निंग मीन्स एक्विशन, अधिग्रहण। रिटेंशन, रिटेंशन मतलब रहना, आपके दिमाग में वो रहे, बोलते हैं हिंदी में क्या है, प्रतिधारण। और मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आपके एक्सपीरियंस या बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो सारे कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं, मतलब डी ऑप्शन सही है। मतलब आंसर इज सेकेंड, बी, सी एंड डी ओनली। ई तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रिपेयरिंग ओनली फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स, दिस इज नॉट लर्निंग डियर, दिस इज समथिंग एल्स। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। वेरी गुड परनंदम, किस्कू, तस्मीन,
बबली सी आंसर नहीं है, बी है, अब आप समझ गए होंगे। मंजू, रमा, हुजैफा, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मैच द फॉलोइंग है। अभी जो मैंने एडोलेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए हैं उसके बेस पे है, और थोड़ा सा इसमें चाइल्डहुड भी आ गया है। सो yes Junaid, very good. Learning is relatively permanent change in one's behavior. ओके, जल्दी लर्नर्स आंसर करिएगा। अगर आपको फोर्थ नहीं दिख रहा है, हुजैफा आप रिजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लीजिए ना एक बार। राइट साइड में वो सेटिंग्स होता है, उसमें थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये पूरा जूम ही है। अच्छा, मैं ना इसमें फोर्थ वाला लिख देती हूँ। फोर्थ आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा है, फोर्थ ऑप्शन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। फोर्थ है ए बी सी डी, फोर्थ में है सेकंड, बी में फर्स्ट, सिक्स्थ, डी का फिफ्थ और ई का फोर्थ। ये क्वेश्चन ना सेट एग्जाम से है, मुझे याद नहीं है कौन से स्टेट का सेट है, पर ये सेट एग्जाम का है। चलिए आंसर रेणुका, वेरी गुड। अनु ने भी आंसर किया सी, सी, ओके। प्रिया ट्राई टू रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। रुचि 3, ओके ओके, यस हिंदी में। मंजू आई एम सो सॉरी, हम हिंदी में भी है, थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा आप लोग। ओके चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिंबल्स फ्रॉम कंक्रीट सिचुएशन। देखिए हमने पढ़ा था कि एडोलेसेंस में अब वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग गया है, ठीक है, कंक्रीट से अब वो पास ऑन हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंक्रीट सिचुएशन किसका हुआ, चाइल्डहुड का हुआ, है ना। तो ए का क्या होगा, 3। दिस इज द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये एडोलेसेंस का नहीं है, कंक्रीट सिचुएशन को समझना चाइल्डहुड फेज में है, ओके। तो आप देखिए ऑप्शन में ए का 3 तो फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट का आंसर तो आपको ऐसे ही मिल गया, लेकिन बाकी भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। बी देखिए, टेंडेंसी ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स। अच्छा इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये एडोलेसेंस है ना। एक्चुअली में ये एडोलेसेंस नहीं है, ये बच्चों की हैबिट होती है, चाइल्डहुड। इट इज द सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ओके। हाँ, दिस इज इन द सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको लगता है बी में, तो एक काम करिए आप डी में आ जाइए। हीरो वर्शिप है, हमने हीरो वर्शिप क्या पढ़ा था, हीरो वर्शिप पढ़ा था कि एडोलेसेंस का सोशल डेवलपमेंट होता है, ये सोशली। तो बस आप डी का 2 कर दीजिए। लीजिए यहां पर भी आंसर आ रहा है डी का 2, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट इन मोटिवेशन, मोटिवेशन में कॉन्फ्लिक्शन है। मोटिवेशन किससे रिलेटेड है, इमोशनल एस्पेक्ट होता है ये, तो ये हो गया इमोशनल। इन इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस में कॉन्फ्लिक्ट इन मोटिवेशन आ गया। और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट मैंने कहा था, ये क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, ये हो गया आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस। क्योंकि अब वो सोचता है ना इंटेलेक्चुअली, वो क्या अपने बारे में सोच रहा है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब क्या हुआ, अपने बारे में आप क्या छवि बना रहे हो, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आ गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम, ओके, यस। सो इसका आंसर है ए, फर्स्ट इज द आंसर। चलिए अभी क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं और हमारा सेशन अब खत्म होने वाला है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन द कैप्चरिंग एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू।
और कल हम इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन द लाइव सेशन. अगर मेरा पढ़ाना पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए दूसरे लर्नर्स को, और प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल. दिस